नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका समर्पण एजुकेशन हब जैतरण में। साथियों, आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, वैसे तो पढ़ाई तो सबकी हो गई है और एग्ज़ाम का पैटर्न भी आपको समझ में आ गया है और आपके जो आगामी परीक्षा है, परीक्षा की रणनीति भी आपने तैयार कर ली है। लेकिन इस क्लास को रिकॉर्ड करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो विचलित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति संघर्ष के अंतिम चरणों के अंदर विचलित हो जाता है, वह व्यक्ति भटकते हुए प्राणी की समय हो जाता है। उसके ऊपर कहा है कि सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही टहलाती है। यानी जो कायर व्यक्ति होता है उसी को तो डर लगता है। तो जो विपत्ति आ रही है आपके सामने, एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी काफी बार शंका के अंदर गिरे रहते हैं। उसी शंका के ऊपर मैं लेके आया हूँ कि अभी जो एडमिट कार्ड जारी हुई, उस एडमिट कार्ड के कारण कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो संकोच के अंदर है कि सर परीक्षा देने के लिए जाए या नहीं जाए। हमारे जो सेंटर है दक्षिण के अंदर, हम दक्षिण जिले के हैं, हमारे उत्तर जिले के अंदर आ गया है, या फिर एक जिले को छोड़कर दूसरे जिले के अंदर आ गया है, हमारे बारिश का दौर चल रहा है, या काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं चल रही हैं। तो उनके मन में जो ऊहापोह चल रहा है, उसी के ऊपर आज की क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और उससे पहले है कि अगर आपने अच्छी मेहनत की है और माँ सरस्वती के ऊपर भरोसा है, तो माँ सरस्वती अपना ऋण अवश्य चुकाएगी। अवश्य चुकाने के साथ में आपको जो मूलधन आपने वहां पर खर्च किया है, उस मूलधन के साथ में माँ सरस्वती आपको ब्याज भी देगी और ब्याज सहित आपका भुगतान करेगी। तो माँ सरस्वती को याद करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम उन उद्देश्यों को पूर्ण करेंगे जो एक परीक्षा से पहले, यानी परीक्षा का जो गेट है, परीक्षा केंद्र के गेट से पहले आपको क्या तैयारी करनी है और उस गेट के अंदर जाने के बाद में आपके सामने कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, आदमी जब किसी कमाने के लिए जाता है और विद्यार्थी जब कभी पढ़ने के लिए जाता है, तो विद्यार्थी की परीक्षा कब होती है? उन्हीं 2 घंटों के अंदर, 3 घंटों के अंदर होती है, जब वो परीक्षा हॉल के अंदर बैठा रहता है। यानी आपने साल भर से मेहनत की है, 2 साल से मेहनत की है, उस मेहनत को बताने का सबसे अंतिम चरण है आपकी परीक्षा। और उसी परीक्षा के अंदर आपके पूरे का पूरा जो आपका मिरर है, आईना है, वो आपके साबित होगा। तो आज की क्लास में हम माँ सरस्वती को याद करते हुए याद कर रहे हैं। तो आज की क्लास में मुख्य उद्देश्य रहेगा, उनके बारे में जानेंगे। उससे पूर्व एक मोटिवेशनल क्योट है। मोटिवेशनल क्योट इसलिए है कि परीक्षा सेंटर है, परीक्षा सेंटर की वजह से है या पढ़ाई के तनाव की वजह से काफी सारे विद्यार्थी है विचलित हो रहे हैं। उसके ऊपर है कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता है। इसलिए मन से कभी मत हार मानना। यानी यही बात है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर आपने मन में हार को बैठा लिया तो आपकी हार निश्चित है, और आपने ये सोच लिया कि मेरी जीत होने वाली है, तो आप निश्चित रूप से विजय होंगे। और इसी कामना के साथ में जो आज की रणनीति है उसको स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, जीवन सिर्फ वर्षों के रूप में न होकर जीवन आपकी संपूर्ण परीक्षा लेता है। इस जीवन की परीक्षा के अंदर आपको पढ़ाई भी करनी होती है, पढ़ाई के साथ में आपको ऐसे जो प्रतियोगी परीक्षा उनके अंदर भी उतरना होता है। राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी के अंदर जितने भी जो नियम है, जितनी भी जो जानकारी है, आपको पूर्णतः पता होगी, क्योंकि एक गंभीर विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। क्योंकि हमेशा डर किसको लगता है? डर उसी को लगता है जो किसी चीज के प्रति चिंतित हो। तो विद्यार्थियों, जो भी इस परीक्षा के बारे में चिंतित है, आपको किसी भी प्रकार का तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके परीक्षा का जो पेपर है बेहद ही अच्छा होगा। आप बस निश्चिंत रहिए कि मेरा जो पेपर है, मैंने मेरी तैयारी की है, उसका 100% दूंगा। और अगर आपने अपना 100% दिया तो आप निश्चित रहिए आपका एग्जाम बेहद अच्छा होगा। अब जो पाठ्यक्रम है, राजस्थान पुलिस का जो कांस्टेबल की वैकेंसी है, उसके अंदर 2 टाइप की जो वैकेंसी आई हुई थी, वो सभी आपको पता है, इतनी बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो अपने 150 प्रश्न हैं, उन 150 प्रश्नों के अंदर आपकी रणनीति किस प्रकार से होगी, यहाँ पर मैंने इनको अलग अलग टुकड़ों के अंदर बांट कर रखा है कि आपको आराम से समझ में आ जाए। जो अपने रिटन एग्जाम है वो 13 सितंबर और 14 सितंबर के बीच में आयोजित किए जा रहे हैं। इन्हीं दोनों के बीच में आपके टाइम पीरियड भी सेट किए हैं। पहली पारी, दूसरी पारी के अंदर इस प्रकार से ये सेट किया हुआ है। तो जिन विद्यार्थियों के पहली पारी के अंदर एग्जाम है, उनको तो विशेषतः ध्यान रखना है कि इस एग्जाम के अंदर आपको बहुत सारी जो सावधानियां है एडमिट कार्ड के पीछे आपको मिल गई होगी। आप एक गंभीर विद्यार्थी हो तो आपने ये सभी चीजें पढ़ रखी है। तो 13 और 14 सितंबर है आपके लिए, ये मान सकते हो कि आपके लिए वरदान है। और जो विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सिर्फ दिन नहीं हो सकता है, उनके लिए ये एक गेट होगा। इस गेट को पार करके वो अपने भावी जीवन की ओर अग्रसर होंगे और एक अपने आप को एक उस वर्दी के अंदर देखेंगे। तो 13 से 14 सितंबर के बीच में जो परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है,
उसी परीक्षा के आयोजन के अंदर हम ये देखेंगे कि आपको किस प्रकार की रणनीति रखनी है, किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना है। क्योंकि देखिए विद्यार्थियों, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन एग्जाम सेंटर में अगर आपने उस 2 घंटे के तनाव को अगर आप नहीं झेल पाए तो आपके पूरे साल भर की जो पढ़ाई है वो व्यर्थ चली जाती है। तो आपको ये करना है कि आपके जो परीक्षा के अंदर के जो 2 घंटे होंगे और उससे ज्यादा के जो समय होगा, उसके अंदर आप अपने आप को मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग रखते हो। क्योंकि जो व्यक्ति मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा वही तो एग्जाम क्लियर करेगा। आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, उसके अंदर आता है कि EQ इज ग्रेटर देन IQ, यानी जो इमोशनल क्वोशेंट होता है, संवेगात्मक जो बुद्धि होती है वही सबसे ज्यादा होती है। तो आपको अपने संवेगों पर नियंत्रण रखते हुए, काफी सारे विद्यार्थियों के साथ में दिक्कत ये होती है कि एग्जाम सेंटर पर जैसे ही उनके सामने पेपर आता है, पेपर खोलने के बाद में 3-4 प्रश्नों से पूरे के पूरे पेपर से अपने आप को मान लेते हैं कि मेरी तो जीत है, मेरी हार है। तो आपको विद्यार्थियों उस चीज के अंदर फंसना नहीं है, आप स्थित प्रज्ञ बनिए। महाभारत के अंदर एक शब्द आता है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब है कि सुख और दुख में आपको सेम परिस्थिति के अंदर रहना है। पेपर अगर आपके पक्ष में है तो भी उसी परिस्थिति के अंदर रहना, और पेपर आपके विपरीत है, आपने पढ़ाई करी है उसके विपरीत है तो भी आपको सेम ही रहना है। तो अपने जो 150 अंक होंगे यही आपका भावी भविष्य तय करेंगे। इन 150 अंकों के अंदर आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कहां पर आपको अटकना नहीं है। तो ये जो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है 45 अंकों का, जो राजस्थान जीके का है, इनमें से काफी सारे विद्यार्थी हैं जो काफी सालों से पढ़ रहे हैं, वो इन सारी चीजों को पढ़ रखे हैं। अब राजस्थान के इतिहास है, राजस्थान के इतिहास की अभी आपने 2nd ग्रेड के पेपर देखे होंगे, पटवारी के एग्जाम देखे होंगे, तो आपको पैटर्न का पता चल गया होगा। तो राजस्थान के इतिहास के अंदर आप अभी 1 दिन का समय बचा हुआ है आपके पास में, जितना भी समय है आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। जो जितने भी जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के साथ में आप ये कर सकते हो कि जो इतिहास के अंदर जो अपने सभ्यताएं हैं, सभ्यताओं से मुख्य जो विशेषता उनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आप स्पेशली याद रखोगे। और राजस्थान के व्यक्तित्व के बारे में आप ये याद रख लोगे कि जो माणिक्यलाल वर्मा है, विजय सिंह पथिक है, इस टाइप से आप किसी भी के बारे में भी याद करोगे। ये सिंपल सी बातें हैं, आपको याद रखनी है। राजस्थान की कला संस्कृति में आपने इतने सालों से तैयारी में लगे हुए तो आपको सब पता होगा। राजस्थान की कला संस्कृति में आपको मेन कौन सी चीज पढ़नी है, थेवा कला पढ़नी है, ब्लू पोट्री पढ़नी है, कौन से आदमी जुड़े हुए हैं, कौन सी चीज कहाँ से निकल रही है। जैसे आजम जाजम का आता है, अकोला की आता है, बगरू प्रिंट का आता है। तो आपको नॉर्मली ये चीजें पता है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका एग्जाम अवश्य क्लियर होगा। उसके बाद में राजस्थान के भूगोल की जो प्रकृति है अभी चेंज हो रही है, उसी हिसाब से आप प्रश्नों को कन्वर्ट करोगे। राजस्थान की जनसंख्या वाला जो पोर्शन है, अभी आपके पास में समय होगा तो उसको एक बार देख लीजिए। जनसंख्या वृद्धि दर किस प्रकार की हो सकती है, लिंगानुपात में जो अंतर है जिलों के हिसाब से आप याद कर लो। जनसंख्या वृद्धि दर की जो है और जनसंख्या वृद्धि के साथ में घनत्व है उसको भी आप स्पेशली याद कर लोगे। तो यहाँ से जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उनको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। राजस्थान की राज्य व्यवस्था, उसके अंदर आप राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद है, स्थानीय स्वशासन, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अब जो राजस्थान की इकोनॉमी की है, इसके अंदर आप ये कर सकते हो कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हैं, बजट से रिलेटेड है, कुछ ऐसी चीजें आप पढ़ सकते हो। तो सिंपल सी चीजें हैं ये। आप अगर साल भर से इस एग्जाम के अंदर लगे हुए तो आपको इतने सारी बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको एग्जाम सेंटर का जो मानसिक तनाव है उसको किस प्रकार से कंट्रोल करोगे। उसके बाद में है जो रीजनिंग आएगी अपने पास में, तार्किक योग्यता आएगी रीजनिंग के बाद में, मेंटल एबिलिटी वाले हैं, और कंप्यूटर के हैं ये अपने पास में कितने अंकों के, 60 अंकों के, यानी सबसे ज्यादा अपने पास में पोर्शन ही यही बचता है। कंप्यूटर का ज्ञान हो जाएगा और रीजनिंग है। रीजनिंग वाले के अंदर क्या होता है कि जो नए विद्यार्थी उनके साथ में ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, कुछ प्रश्नों के अंदर ही उलझ के बैठ जाते हैं। उन प्रश्नों के अंदर 1-2 प्रश्नों की वजह से उस पूरे के पूरे पेपर के अंदर उनको गलतियां होती है। तो आपको ऐसे प्रश्नों के अंदर उलझना नहीं है, आपको आंसर आ रहा है तो करते जाइए, और उसके बाद में अगर आपके पास में समय है तो ऐसे प्रकार के प्रश्नों को आप सोल्व कीजिए, उसके ऊपर गोला लगा दीजिए। और कंप्यूटर के ज्ञान में आप क्या याद रखोगे, इनपुट आउटपुट के जितने भी जो डिवाइस हैं और मेमोरी के जो प्रकार है, मेमोरी में आप MB KB है उनके प्रश्न अधिक बार पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उनके प्रश्न हैं। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में आप स्पेशली रैपिड रिवीजन कर लीजिए। आपके पास में जितना भी अभी समय है आप बिना किसी तनाव के, आप ये समझिए कि मेरे कोई एग्जाम ही नहीं, आप नॉर्मली उसको रिवाइज करके पढ़िए। और ये अगर आपके पोर्शन क्लियर हो जाएगा तो आपके पास में अंक भी काफी हो जाएंगे। उसके बाद में राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान के बाद में राजस्थान का हमने देख लिया है। उसके बाद में सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, इसके अंदर प्रकाश के परावर्तन का सबसे अधिक बार पूछा जाता है। जो लेंसों के बारे में है, विभिन्न प्रकार के जो रोग है, आनुवंशिकी रोग है, इस प्रकार से आप याद रखोगे। और स्पेशली इसमें आप जो उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है उनके बारे में ध्यान रखोगे। और राजस्थान के जो समसामयिकी हैं इसके अंदर काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं कि सर मैंने
कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो उन्होंने पढ़ रखा है, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने करंट अफेयर पर इतना ध्यान नहीं दिया है। तो उनके लिए है कि अगर आपको एग्जाम के अंदर कंफर्म हो, श्योर हो, तभी ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना चाहिए। बाकी ऐसे प्रश्नों में आपको उलझने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिन विद्यार्थी, जो गंभीर विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये चीजें हार्ड नहीं है। जो गंभीर विद्यार्थी हैं उनके लिए चीजें नॉर्मल है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें पढ़ रखी है। और एग्जाम के अंदर जीतता कौन है? वही तो जीता है जो सालों से इस मेहनत के अंदर लगा हुआ है, या 5-5, 6-6 महीनों से उसी चीज के ऊपर बैठा है कि मेरे पास में एक ही लक्ष्य है, वही मेरे लिए अंतिम लक्ष्य है। और जो महिला और बच्चे हैं उनके प्रति जितने भी जो योजनाएं हैं, योजनाओं के बाद में जो कानूनी प्रावधान है और सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चली जाती है इनके द्वारा, यानी राजस्थान पुलिस है उनके द्वारा महिला और बच्चों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी स्कीम चलेगी, उनके बारे में प्रश्न बनता है। तो आपके पास में टारगेट ये होना चाहिए कि आप ये मान के चलिए कि आपके पास में टोटल 150 है, और अधिकांश विद्यार्थी हैं एग्जाम देने से पहले इसी चीज में उलझ के रह जा सकते हैं कि सर हमारी जो कट ऑफ है कितनी रह सकती है। तो मैं सबके लिए ये एक बात नॉर्मली बता रहा हूं कि कट ऑफ में हमेशा वही विद्यार्थी उलझते हैं जिनको डर रहता है कि हम किनारे पर हैं और किनारे के उस पार जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जो गंभीर विद्यार्थी हैं उनके लिए ये चीज़ें नॉर्मल हैं, उनको कोई फर्क नहीं है कि आपने सुना होगा कि कोई भी फर्क नहीं है सबको जीत लेने में और अंत तक हिम्मत नहीं हारने में। तो कट ऑफ के बारे में सही निर्णय कोई नहीं बता सकता है। ये आपके कब बताया जाएगा? जब आपका एग्जाम कंप्लीट होगा। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में जो पेपर है, पेपर की डिफिकल्टी लेवल है, उसके बाद में कितने विद्यार्थी अपीयर है उनके ऊपर होता है। लेकिन मैं सेफ स्कोर के नाम पर आपको बता रहा हूं कि अगर आपके 80+, 90+ आ रहे हैं तो आप उस सेफ स्कोर के अंदर हो, अपने आप को मान सकते हो कि 90+ के अंदर हूं तो मैं सेफ स्कोर के अंदर हो सकता हूं। एग्जाम के अंदर आपको कौन कौन सी सावधानी है उनके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे। अब देखिए, अपने पास में जो एग्जाम के जो समय है उस समय के अंदर काफी सारे ऐसे, आपने देखा होगा एग्जाम स्टार्ट होता है, उसके बाद में काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम शुरू होने के 5-10 मिनट बाद में पहुंचते हैं, फिर रोने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा कार्य नहीं करना है, भगवान नहीं करे आपके साथ में कुछ ऐसा हो, लेकिन ऐसी चीज़ों से हम पहले बच सकते हैं। बचने का मतलब ये है कि हम ऐसी चीज़ों को टाल सकते हैं। टालने के लिए आपके पास में जो बोर्ड है, बोर्ड के द्वारा आपके सामने बहुत सारी सुविधा भी दे रखी है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें साथ में लेके आनी, कौन सी चीज़ें साथ में नहीं लेके आनी, आपके जो वस्त्र है, परिधान है, किस प्रकार के होने चाहिए। तो विद्यार्थियों, आपकी जो 2 पारियों के अंदर जो पेपर होंगे 10 से 12 वाला है और उसके बाद वाली जो पेपर है उसके अंदर कुछ सावधानियां वो आपको ध्यान रखनी है कि परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले आपको केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। ये क्यों है? क्योंकि 2 घंटे पहले पहुंच जाओगे तो आपकी जो चेकिंग है, आपके द्वारा जो जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में लाए उनकी भी चेकिंग हो जाएगी, और आपकी भी जो चेकिंग है वो उसमें सहूलियत होती है। इसी वजह से ये 2 घंटे हैं, ये पहले बुलाया जाता है और ये अनिवार्य है। आप कोशिश ये करिए कि एग्जाम का जो समय है उससे पहले एक बार आप श्योर हो जाए कि आपका एग्जाम सेंटर है वो आपको मिल गया है। एग्जाम सेंटर के आसपास की परिस्थिति देख लीजिए, आप थोड़े कोशिश कीजिए कि आप समय से पहले पहुंच जाइए। 10-15 मिनट है, आधे घंटे पहले पहुंच जाओगे तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन उस समय आपको ध्यान रखना है कि आप अफवादों से बच के रहिए। अफवाद का मतलब है कि आपने देखा होगा आपके पास में कोई विद्यार्थी है और वो आपके बैठता है, वो 2-4 प्रश्न इस प्रकार के आपको पूछता है। उन प्रश्नों से आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो आपके सामने ऐसे प्रश्न फेंकता है और उस प्रश्नों के अंदर आप उलझ के रह जाते हो, यार इसने कहाँ से पढ़ लिया, यार ये कहाँ से हो गया। तो ऐसी चीज़ों में आपको उलझना नहीं है, आप ऐसे अपवादों से बच के रहिए। आप सिर्फ और सिर्फ शांत दिमाग रख के ये एग्जाम दीजिए कि मैं कूल माइंड से ये जो चीज़ें हैं वो दे रहा हूँ, मुझे याद भी है। 2 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है ताकि आपकी चेकिंग वेकिंग है और अन्य भी जो भी चीजें हैं वो आपको बता दी जाए। लेकिन उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट बाद में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये वास्तव में सावधानी है। काफी सारे विद्यार्थी हैं इसको नजरअंदाज कर लेते हैं, लेकिन आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर आप एक गंभीर विद्यार्थी हो तो आपके लिए ये चीजें हैं, आपके लिए कंटस हो जानी चाहिए कि सर मैं हर बार एग्जाम सेंटर के ऊपर आधे घंटे 1 घंटे पहले ही पहुंचता हूं। तो आप अपने अच्छे विद्यार्थी के रूप में खुद को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब प्रवेश पत्र के साथ में आपको क्या क्या चीजें लेके आनी है, वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर सभी चीजें हैं वो दे रखी हैं। क्या क्या है तो आप बताओगे सर इस एडमिट कार्ड के साथ में आपको रंगीन पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो भी लेके आनी है। उस फोटो के साथ में आपको क्या करना है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना जो आपकी पहचान बताओ, यानी फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, जैसे आप आधार कार्ड लेके आ सकते हो, मतदाता जो प्रमाण पत्र है यानी वोटर आईडी कार्ड है वो आप लेके आ सकते हो। उसके बाद में जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के ऊपर आपके जो ड्रेस कोड दे रखे हैं, नॉर्मल से आप कपड़े ऐसे पहन कर जाइए कि आपको वहां पर शर्मिंदा नहीं होने पड़े कि मैं लंबी आस्तीन का जो कपड़ा पहन के आ गया हूँ, शर्ट पहन के आ गया हूँ, मुझे बाद में प्रॉब्लम हो रही। तो ये चीज़ें आप
इस प्रतियोगी दौर के अंदर हो, आप इस कांस्टेबल एग्जाम से पहले भी आपने काफी सारे एग्जाम दे रखे होंगे, तो आपके लिए ये चीजें बताना एक मूर्खता साबित है। मैं मानता हूं कि अच्छा विद्यार्थी वही है जो ऐसी चीजों के बारे में पहले से सजग है, और वो विद्यार्थी ही हमेशा आगे पहुंचता है। तो आपके बारे में इतनी सारी बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप फिर भी ऐसे कपड़े पहन के चाहिए जो आपके किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं करे, आपके बैठने उठने के साथ में आपको वहां पे चेकिंग में भी सहूलियत होनी चाहिए, इस प्रकार के आप कपड़े पहन के जाओगे। उसके बाद में है कि पुरुष किस प्रकार के है, तो पुरुष के बारे में है कि पैंट और पायजामा पहन सकते हैं, आदि आस्तीन के शर्ट पहन सकते हैं। महिलाओं के लिए भी उनके जो पहले हैं आपके एडमिट कार्ड के ऊपर सारी चीजें बताई हुई है, वो सभी चीजें आप कवर करोगे। और इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। डिस्कस करने का मेन रीजन ये था कि हमारे पास में कुछ ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो तनाव के अंदर ही रहते हैं। अब ये तनाव किसका हो सकता है, तो आज का जो वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाया है कि आपके पास में जो एडमिट कार्ड आ गया, आप में से अधिकांश विद्यार्थी तो ऐसे होंगे एडमिट कार्ड के ऊपर स्थान देख के, जिला देख के पहले कंफ्यूजन में हो जाते हैं मेरे को एग्जाम देना है या नहीं देना। लेकिन अगर आपको पोस्ट चाहिए और उस पोस्ट के अगर आप काबिल बनना चाहते हो तो आपको संघर्ष देखना पड़ेगा, क्योंकि कहा भी है कि जो संघर्ष देखा हुआ व्यक्ति होता है वही तो सफलता पाता है। किसी की 100 दिन की जिंदगी में 4 काम नहीं होते, किसी की 100 दिन की जिंदगी में 4 काम नहीं होते, और किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है। आपका जीवन भले ही छोटे हो, लेकिन उसके अंदर ऐसे कार्य कीजिए कि आपको खुद को महसूस हो कि वास्तव में मैंने अच्छे कार्य किए हैं। तो जो परीक्षा का तनाव है, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अधिकांश विद्यार्थी हैं वो इस संशय के अंदर रहते हैं कि मैं एग्जाम सेंटर के अंदर जाता हूं, एग्जाम सेंटर के अंदर मेरे जाते ही मेरे पास में ये होता है कि मैंने पेपर खोला, पेपर खोलते ही मैं तनाव के अंदर घुस जाता हूं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए है कि आपकी तरह हम भी जब भी कभी परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती थी कि जो पेपर है, पेपर का लेवल देखते ही पहले ही आधे से ज़्यादा है जो हार मान लेते थे। लेकिन आपको ऐसी चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं रखना है। अब मैंने जो पीछे लिखा एक वर्ड लिखा तनाव, ये तनाव क्या चीज़ है, तो आप बताओगे कि जो सर अपने परीक्षा है वो परीक्षा ही आपके सफलता तय करेगी। यानी इस परीक्षा को अगर आप क्लियर करोगे तो उसके बाद वाले जो जितने भी सीढ़ियां है वही तो आपको लेके जाएंगी, और वही सीढ़ी आपको कहां पर लेके जाएगी, आपकी सफलता पर लेके जाएगी। लेकिन जो अभी की सीढ़ी है जिसके ऊपर आप खड़े हो, उसी सीढ़ी पर आपको टिक कर रहना है और इस एग्जाम को क्लियर करना है। देखो विद्यार्थियों, एग्जाम सेंटर का जो प्रेशर है इतना ज्यादा हावी होता है, वास्तव में बहुत ज्यादा हावी होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी एग्जाम होने के बाद में जब बाहर किसी विद्यार्थी से पूछा जाता है किस प्रकार का पेपर है, अंदर वाला विद्यार्थी तो अपनी आत्मा जानता है कि उसका पेपर किस प्रकार से हुआ है, लेकिन जो बाहर वाला विद्यार्थी उसको पूछा जाता है कि किस प्रकार का पेपर है या प्रश्न किस प्रकार का है, तो उसमें से अधिकांश विद्यार्थी ये कहते हैं यार बेहद सरल पेपर है, लेकिन वो बेहद सरल नहीं था। ये चीज वही विद्यार्थी बता सकता है जो उस एग्जाम सेंटर के अंदर बैठा हुआ, क्योंकि उसने वो मानसिक तनाव झेला है, उसने उस प्रश्न को देखा है। अधिकांश चीजें ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए राजस्थान के राज्य वृक्ष का प्रश्न आया है। अब सबको ये पता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, लेकिन एग्जाम सेंटर का जो तनाव है वास्तव में इतना ज्यादा होता है कि आदमी को 4 ऑप्शनों के अंदर खेजड़ी के बजाय रोइडा में भी खेजड़ी नजर आने लगती। तो ये चीजें किसकी वजह से होती, उस 2 घंटे के अंदर जो आपका एग्जाम का प्रेशर है वही तो आपको बताता है। तो आज इतनी सारी जो चीजें डिस्कस की हैं, इतनी सारी चीजें बताने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही था कि आपको किसी भी परिस्थिति के अंदर हार नहीं माननी है। और आपके जो एग्जाम सेंटर है, अभी बारिश का दौर भी चल रहा है, कई कई जिलों के अंदर बारिश वाली संभावनाएं चल रही हैं, तो आपको उन चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाना है। एग्जाम सेंटर पर आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके संभव हो जाए तो आप एक दिन पहले पहुंचने का प्रयत्न कीजिए, और फिर भी नहीं हो तो आप कम से कम परीक्षा से 2-3 घंटे पहले तो पहुंच ही जाइए, ताकि आप अपने आप को देख सको कि आप एग्जाम सेंटर के पास में हो या नहीं हो। आपके आसपास की जो लोकेशन है आप सेंटर कोड मिला के देख लीजिए। काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं विद्यार्थियों के सामने आते हैं। अब एग्जाम सेंटर के पास में पहुंचने के बाद में अपने आप को ये होता है कि यार मेरे एग्जाम सेंटर का ये कोड अलग है, मेरे रोल नंबर में ये दिक्कत है। तो आपको अगर इन चीज़ों से बचना है तो एक गंभीर विद्यार्थी होने के नाते इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप खुद के प्रति ईमानदार रहिए। अगर आपने पूरे वर्ष भर मेहनत की है, आप खुद के प्रति ईमानदार थे, तो आपका ये जो एग्जाम है बेहद अच्छा जाएगा। और एग्जाम बेहद अच्छे जाने के साथ में आपकी जो एक सीट है वो आपके नाम होगी। और जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा, जब आगे की जितने भी जो क्वालिटीज है, आगे जो जितने भी जो सीढ़ी आएगी, उनको जब आप पार कर लोगे तब आपको लगेगा वास्तव में मैंने जो मेहनत की है वो मेरे काम आई है। और जब भी कभी आपको ऐसे लगे एग्जाम सेंटर के अंदर कि यार मैं इस प्रश्न के अंदर अटक रहा हूँ या ये पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड है, तो आप ये मानिए कि अगर पेपर सरल है तो सबके लिए सरल होगा, और पेपर अगर कठिन है तो सभी विद्यार्थियों के लिए कठिन होगा। और आपको माइनस मार्किंग के बारे में ये सभी चीज़ें पता है कि कहाँ से क्या करना है। लेकिन ये वीडियो डालने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप
ये भूल जाओ कि मेरे एग्जाम सेंटर दूर है, आप ये मानो कि मेरी नियति थी, मुझे जहां मिलना था वहां पे। आप तो ये कह रहे हो कि हमारे एग्जाम सेंटर की बात ये है कि ये मिल गया, ये मिल गया। आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, उसके बाद में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। पोस्टिंग मिलने के बाद में आपको निर्वाचन कार्यों के लिए, समस्त राजकीय कार्यों के लिए आपको जिला छोड़ छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। उस समय आप ये थोड़ी कहोगे कि मेरे एग्जाम सेंटर दूर है यार, मेरे ये आया। उस समय ये एग्जाम सेंटर वाली बातें नहीं चलेगी। उस समय आप एक राजकीय कर्मचारी होने के नाते आपको सभी राजकीय दायित्व है वो वहन करने पड़ेंगे। तो आप ऐसी चीजों के बारे में मतलब पहले से प्रिपेयर होइए कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है। आपको एग्जाम सेंटर दूर मिला, कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गंभीर विद्यार्थी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता नहीं है, और जिनको सिलेक्शन लेना होता है वो कहीं से सिलेक्शन ले लेते हैं। अगर आपने मेहनत की है तो वास्तव में आपकी मेहनत वास्तव में सफल होगी। और अंतिम में मैं माँ सरस्वती को याद करते हुए वापस कह रहा हूँ कि अगर आपने वर्ष भर मेहनत की है और आपने उस लाइब्रेरी की सीट पर, आपने कमरे की सीट जहाँ पर है आप पढ़ रहे थे, उस सीट के ऊपर अगर आप ईमानदारी से बैठे थे और अपने माता पिता को साक्षी मानकर आप अगर चीजें पढ़ रहे थे, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपकी सफलता कहीं दूर नहीं है। आपकी सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। आप बिना किसी तनाव के साथ में पेपर दीजिए, आपकी सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जितनी भी जो चीजें हैं उनके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम अच्छा हो ये हम कामना करते हैं प्रभु से। और एग्जाम के होने के बाद में जितने भी जो आंसर की है वो इधर उधर आपको मिल जाएगी। आपको बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो ऐसी चीजों के आप तनाव में नहीं रहिए, और बिल्कुल अच्छे दिमाग के साथ में, माइंड के साथ में आप इस एग्जाम को दीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल विद्यार्थियों को।